नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप वर्मा आज आपका फिर से अपने टीचिंग विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको वर्णमाला, वर्ण लिपि, स्वर इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और चलिए ले चलते हैं आपको इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए सभी अपने मित्रों को सब्सक्राइब कराने के लिए बोल दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक बढ़ा दीजिएगा, ताकि जो हमारा फीडबैक है वो हमको मिलता रहे। हाँ, और मैं फिर से इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो हिंदी की क्लास चल रही है ये आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट और एसएससी जीडी जितने पेपर्स में यूपी के पेपर जितने होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल है, सभी पेपर के लिए आपका जो हिंदी की क्लास होगी ये आपके लिए सुटेबल होगी। ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आप लोगों को हम आज ले चलते हैं आपके व्यंजन की तरफ ले चलते हैं आपको। व्यंजन क्या है? व्यंजन कल मैंने आपको बताया था वर्ण के बारे में, ध्वनि के बारे में। आज मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा। क्या है व्यंजन? स्वर की परिभाषा ये थी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप में बोली जाए उसे हम कहते हैं स्वर। अब व्यंजन की बात करें, वे ध्वनियां जो किसी स्वर की सहायता से बोली जाए या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, अर्थात व्यंजन क्या कहलाता है? जैसे कि हमने का ध्वनि ली, ये ध्वनि है या वर्ण है, इसको मैंने आ के साथ मिलाया तो व्यंजन बन गया ये का, तो इसको हम व्यंजन कहेंगे, इसको हम ध्वनि या वर्ण कहेंगे। ध्वनि या वर्ण लिखित रूप है तो वर्ण है, और अगर मौखिक रूप है तो वो ध्वनि है। तो वह ध्वनि या वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए या वर्ण बोला जाए, क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, व्यंजन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। मूलतः व्यंजन कितने हैं? मूलतः व्यंजन बेटा, मूलतः व्यंजन है आपके 33। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजन जो है आपके 33 हैं। मूलतः व्यंजन भी 33 हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन आपके हो जाते हैं 41। कुल व्यंजन 41 हो जाते हैं। और अगर केवल मूलतः या मूल व्यंजन की बात की जाए या उच्चारण के आधार पर बात की जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आंसर 33 होता है। देखिए कैसे इसको सबको अलग अलग करते हैं। लिख गया होगा ये, आगे चलते हैं। आगे की बात करें, व्यंजन के प्रकार। तो पहली हेडिंग आपकी होगी मूलतः व्यंजन के प्रकार। मूलतः व्यंजन के प्रकार बेटा है आपके 3। मूलतः व्यंजन के प्रकार आपके हैं 3। और अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार, तब भी इसका आंसर है आपका 3। देखिए पहले कैसे,
पहले है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या बेटा है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। 25, 4 29, 4 33। तो हमें आपको कितने व्यंजन पढ़ाने हैं? अभी हमने आपको बताया था व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो मूलतः व्यंजन की संख्या होती है बेटा 33, और 33 ही व्यंजन हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलते हैं आगे की तरफ। स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन की बात अगर हम करें तो स्पर्श व्यंजन अर्थात इसकी जो परिभाषा होगी, वे ध्वनियां जो या जिनका उच्चारण स्वर तंत्र से स्पर्श होकर बोला जाए, ये वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण स्वर तंत्र से स्पर्श होकर बोला जाए। स्वर तंत्र से यानी कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। ये हम आपको कल बता चुके थे। स्वर तंत्र आपके लगे होते हैं गले में, सबको स्वर तंत्र फिट होता है, लगा होता है। तो ये स्पर्श ध्वनियां का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। स्पर्श ध्वनियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। बहुत अच्छे समझना। अगर पूछा जाए वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, किसके आधार पर? वर्ग के आधार पर स्पर्श व्यंजन को 5 रूप में बांटा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रयत्न के आधार पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं, वर्ग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है और प्रयत्न के आधार पर बेटा 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से भाग हैं? स्पर्शी, स्पर्श 25 होते हैं बेटा, स्पर्शी और स्पर्श दोनों अलग हैं बेटा। स्पर्शी, संघर्षी और नासिक, ये प्रयत्न के आधार पर इन स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है। ये जो स्पर्श व्यंजन है किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। स्पर्शी बेटा 16, स्पर्शी संघर्षी 4 और नासिक के व्यंजन 5। नासिक के व्यंजन होते हैं इंगा, इया, ड़ा, ना और मा। स्पर्शी व्यंजन होते हैं चा, छा, जा और झा। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16 अर्थात का, इधर लिख रहे हैं हम, इधर लिख दे रहे हैं आपको। स्पर्शी व्यंजन 16 है, वो ये है का, खा, गा और घा, टा, ठा, डा और ढा, ता, था, दा और धा, पा, फा, बा और भा। ये जो स्पर्शी व्यंजन ये है 16, स्पर्शी संघर्षी ये है 4 और नासिक के व्यंजन अंतिम 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। और अगर वर्ग के आधार पर देखा जाए तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धा और ना,
पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 व्यंजन है और इन्हीं 25 व्यंजन को हमने प्रयत्न के आधार पर बांटा। तो स्पर्शी, स्पर्शी, संघर्षी और नासिक 3 रूप में बांटा है। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिएगा जल्दी से, आगे चलते हैं। कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके उच्चारण की बात करें, उच्चारण की बात, अगर हम इनके उच्चारण की बात करें, उच्चारण की बात करें अगर, तो का वर्ग का उच्चारण होता है बेटा कंठ, चा वर्ग का उच्चारण होता है तालु, जो हम लिख चुके हैं। टा वर्ग का होता है मूर्धा, ता वर्ग का होता है दंत और पा वर्ग का होता है ओष्ठ। ये उसके उच्चारण हैं। तो इनको आप KTM 2, एक बाइक का नाम है KTM बाइक, तो KTM 2, इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ KTM 2। KTM 2, इससे आप पूरे 25 स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण को याद रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन में, तो का, खा, गा, घा, इंगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, का, खा, गा, घा, इंगा। तालु से चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, अड़ा मूर्धा से बोला जाता है, और ता, था, दा, धा, ना आपका दंत से बोला जाता है, और पा, फा, बा, भा, मा ये तुम्हारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, कंठ यहां होता है आपका, तो आप इसको कर सकते हो का, खा, गा, घा, इंगा। आपकी जीभ गले में, आपके जो मुंह है, आपका जो मुंह इधर पर गले में जो जीभ लगी हुई होती है, तो इसकी जीभ आपकी केवल बिल्कुल खुली हुई बीच में होती है, और तब कंठ का उच्चारण होता है। और तालु का उच्चारण जब आपकी जीभ आपके ऊपर हिस्से, जबड़ा का ऊपर जो हिस्सा होता है, उससे स्पर्श करती है, चा, छा, जा, झा, या, इस प्रकार से स्पर्श करती है ये जीभ, इस प्रकार से, तो वो तालु का निर्माण होता है। और मूर्धा का जब आपकी जीभ बिल्कुल सीधी स्पर्श करती है तालु को, तो मूर्धा का निर्माण होता है, टाई कह सकते हैं इसको, टाई अपने, ठीक है। और दंत का जब आपकी जीभ आकर के दांत पर लगती है, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, तो दंत का निर्माण होता है। और जब आपकी जीभ या आपकी जो वायु होती है सीधा होंठ से स्पर्श करती है, पा, फा, बा, भा, मा, वा में और वा में बहुत अंतर है। वा में आपके ओंठों की आकृति गोल होती है, ओष्ठाकृति वृत्तमुखी हो जाती है, और बा में आपके होठों की आकृति वृत्तमुखी नहीं बल्कि बंद हो जाते हैं होंठ आपके। तो वा और बा में अंतर है दोनों में, ठीक है। ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है, दंत प्लस ओष्ठ से, ये केवल ओष्ठ से बोला जाता है। वा में आपकी दांतों पर भी जीभ लगती है और होंठ से हवा निकलती है, और बा में केवल होंठ से हवा निकलती है। तो ये इसके उच्चारण थे। आगे चलते हैं बेटा। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बेटा 4 है, या, रा, ला और वा। या को बेटा कहते हैं हम अर्धस्वर, एक नाम है इसका अर्धस्वर, और वा को भी कहते हैं अर्धस्वर। रा को कहते हैं बेटा लुंठित, लुंठित का अर्थ होता है बेटा लुढ़कना, लुंठित। ला को कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक और लुंठित। अब लुंठित को लुढ़कना कहते हैं, इसको दूसरा नाम होता है प्रकंपित, इसको प्रकंपित भी कह सकते हैं। ला को, रा को। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल से
या पास से। जब आपकी जीभ आपके दांतों के अगल बगल दांतों से लगती है, सामने नहीं, सामने वाले दांतों से नहीं, अगल बगल वाले दांतों से स्पर्श करके बोला जाता है, तो वो पार्श्विक ध्वनि कहलाती है ना। और लुंठित, जब आपकी जीभ लुढ़कती है, रा में कंपन होता है, तो इसलिए इसको प्रकंपित, कंपनजात या लुंठित वर्ण कहते हैं, कंपनजात, इसको कंपनजात भी कहते हैं, प्रकंपित कंपनजात भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनके उच्चारण की। तो या का उच्चारण बेटा होता है तालु, रा का उच्चारण होता है बेटा मूर्धा, ला का उच्चारण होता है बेटा दंत, और वा का उच्चारण होता है बेटा दंतोस्थ। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वा का उच्चारण क्या होता है, ये वाला। सबके आपके सामने उच्चारण लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ऊष्म व्यंजन की तरफ चलते हैं। ऊष्म व्यंजन बेटा 4 होते हैं, सा, शा, सा और हा। इसका उच्चारण बेटा तालु से, इसका उच्चारण बेटा मूर्धा से, और इसका उच्चारण बेटा दंत से, और इसका उच्चारण बेटा कंठ से। ये इसको उच्चारण स्थान है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनमें वायु गर्म निकलती हो, जिनके उच्चारण में वायु गर्म प्रवाहित होती हो, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपको 33 व्यंजन पूरे पढ़ा दिए हैं। आगे चलते हैं, प्राण या वायु के आधार पर, प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार, प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राण वायु के आधार पर अर्थात कह सकते हैं 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। ये 33 व्यंजन ही बताएंगे बेटा हम आपको, 33 व्यंजन। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। 33 व्यंजन को 2 भागों में बांट रहे हैं प्राण वायु के आधार पर। अल्प प्राण अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का, जो वर्ग आप पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजन में, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ, और महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म। क्या होते हैं? महाप्राण। अर्थात का, गा, इंगा, चा, जा, इया, डा, अणा, दा और ना, बा और मा, या, रा, ला और वा। तो ये हो गए 15 4 19। कितने हो गए? 19। इधर देखेंगे तो खा और गा, छा और झा, ठा, ढा और धा और भा। ये इस टाइप से आपके ये हो गए ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा और हा। तो इस प्रकार से 14 ये हो गए, और 19 और 14 अर्थात 19 + 14 = 33। तो आपको 33 व्यंजन हमने पढ़ाए हैं प्राण और वायु के आधार पर। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको घर्षण या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घर्षण या घोषत्व, घर्षण या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। इन 33 व्यंजन को हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। सा प्लस घोष, यहां देखना है सा प्लस घोष, जिसमें घोष का अर्थ होता है घर्षण, जिसमें घर्षण हो सघोष। आ प्लस घोष, जिसमें घर्षण ना हो अघोष। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और हा आपका होता है सघोष, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, शा, सा, सा, ये होते हैं बेटा अघोष। देखते हैं कैसे। गा, घा, इंगा, जा, झा, इया, डा, धा, णा, दा, धा, ना, बा, धा और मा। इसके बाद या, रा, ला, वा और हा। तो ये कितने हो गए? 20। 20 ये होगा बेटा। और इसके साथ में चलते हैं का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा, शा, सा, सा। ये होगा बेटा 13। और 20 और 13 कितने होते हैं बेटा? 33। 20 प्लस 13 इक्वल टू 33। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अघोष है, अघोष, सघोष व अघोष, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते आगे। देखते हैं बेटा आगे की तरफ। अगर हम आपसे कहें अतिरिक्त व्यंजन, जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे, अतिरिक्त व्यंजन, इन्हीं को कहा जाता है ताड़नजात, उपसर्ग, उच्छेद और द्विगुण। ये नए नए नाम है बेटा इनके। तो इनकी संख्या तो बेटा 2 है, एक इड़ा, एक ऋढ़ा, ये 2 हैं बस। इन्हें आगत व्यंजन भी कहा जाता है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। अब देखते हैं बेटा इन 2 वर्णों को घर्षण के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। तो बहुत अच्छे से समझना है बेटा। ये आपका होता है अल्प प्राण सघोष, ये होता है महाप्राण सघोष। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों सघोष वर्ण होते हैं, एक अल्प प्राण होता है तो एक महाप्राण होता है। तो ये ड़ा और ढा होता है। तो अगर आप पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? जिनके नीचे नुक्ता लगा है डा और ढ में, ड डलिया का और ढड़क्कन का, इन 2 वर्णों के नीचे अगर बिंदी लगकर आ जाए, नुक्ता लगकर आ जाए या बिंदु लगकर आ जाए तो उन्हें अतिरिक्त, ताड़नजात, उपसर्ग, उच्छेद, द्विगुण या आगत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। आगत का मतलब आया हुआ, विदेशी भाषा से नुक्ता लगी हुई, इनके अंदर नीचे नुक्ता, क्या लगी? नुक्ता है, ये नुक्ता कहा जाता है इनको। तो दूसरी बात,
नुक्ता से कुछ चीजें याद आ रही हैं, जैसे कि कुछ ध्वनियां हैं, का, खा, गा, जा और फा। ये फारसी भाषा की ध्वनि है। किसकी हैं? ध्वनियां जो हैं ये फारसी भाषा की हैं। इन्हें हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखने का काम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये एक व्यक्ति हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने इन फारसी ध्वनियों को हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखने का काम किया था। ठीक है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इन्होंने क्या किया था कि जो फारसी या आगध ध्वनियां हैं, इन्हें हम फारसी ध्वनियां कह सकते हैं, आगध ध्वनियां कह सकते हैं, इन ध्वनियों को देवनागरी लिपि में यानी हिंदी भाषा में लिखने का काम किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्हें इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इनको फारसी भाषा की ध्वनियां कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप यहां से देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या बेटा 4 है। श, त्र, ज्ञ, स्र। इसको का और सा से मिलकर बनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा संयुक्त की क्या होती है कि जब दो आसमान व्यंजनों को मिलाने के बाद जब नए व्यंजन का निर्माण होता है तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्रा, ता और रा, जा और या, शा और रा। फिर से देख लेते हैं, जब दो असमान व्यंजनों को मिलाने से नए व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। 4 ये लिखी हुई है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने आपको 11 स्वर पढ़ाए बेटा, 2 अयोगवाह पढ़ाए हैं, अयोगवाह 2 अंग और आहा 2 अयोगवाह हैं। अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, एक पहले को अनुस्वार दूसरे को विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको 25 स्पर्श वर्ण पढ़ाए हैं, 4 अंतस्थ पढ़ाए हैं, ठीक है, और 2 उच्छिष्ट पढ़ाए हैं, 4 ऊष्म पढ़ाए हैं और 4 संयुक्त पढ़ाए हैं। सबको ऐड करेंगे, 4 4 8 10 4 14 5 19 20 21 22 2 हासिल 2 आई 2 2 4 और 5। इस प्रकार से पूरे 52 वर्ण हमने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है सब बच्चे, और मिलते हैं अगले वीडियो में सही बच्चों के साथ प्यार भरा सा नया उमंग लेकर के, प्यार भरी नई उमंग लेकर के टीचिंग विजन पर। जितने बच्चे हमको देख रहे हैं, अभी तो हमारा चैनल नया है, लेकिन हाँ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह अगर मिला तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दूंगा आगे बढ़ करके। आज भी जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ या कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। और टीचिंग विजन जितने बच्चे नए देख रहे हैं आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, सही बच्चों से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। और डेली आपको पूरी हिंदी की क्लासेस, यूपी पुलिस, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य भी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं जहां पर आपकी हिंदी आती है, जैसे लेखपाल का पेपर हो गया है, तो यहाँ से आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करने का हिंदी, साइकोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सारी चीज़ें इस पर पढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे। हाँ, इस बात की तो गारंटी नहीं ले सकते कि आप कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये इस बात की गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। आप बिलीव कीजिएगा कि हमने ऑफलाइन भी क्लास ली है तो वहाँ से ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे चीज़ों को कैरी करते जाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।